Hello students, I welcome you to the fifth video of Calculus Primer in which we are discussing some basic graphs you must know, and today we have with us greatest integer function and fractional part function. तो आइए शुरू करते हैं greatest integer function से जिसे डिनोट किया जाता है y is equal to स्क्वायर ब्रैकेट x। अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, मतलब वो सारे वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है, तो मैं कह सकता हूं ये फंक्शन डिफाइंड है फॉर ऑल रियल वैल्यूज। जब इसका आप आउटपुट की बात करूंगा, तो जब आप इसमें जब भी कोई नंबर डालते हो तो वो रियल नंबर आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। जैसे ही आप नंबर लाइन पे उस नंबर को प्लॉट करोगे, वो नंबर या तो किसी इंटीजर से कोइंसाइड करेगा या वो किसी दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा। अगर वो नंबर इंटीजर से कोइंसाइड करता है तो इसका मतलब आपका जो इनपुट वैल्यू है वो एक इंटीजर है, तो आउटपुट वही इंटीजर निकल जाएगा। और अगर वो नॉन इंटीग्रल वैल्यू है तो वो किसी दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा, मान लीजिए n और n+1 के बीच में लाई करेगा, तो वो नंबर n और n+1 के बीच में जो लाई करेगा तो उसके लेफ्ट में जो है मतलब n, उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7.9। तो 7.9 का अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो आपको पता है ये नंबर 7 और 8 के बीच में लाई करता है, और 7.9 के लेफ्ट में आपके पास 7 आता है, तो जिफ ऑफ 7.9 वुड बी 7। उसी तरीके से अगर आपको 0.1 का निकालना है तो आप 0.1 जैसे प्लॉट करोगे आप देख सकते हो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 0। अगर आपको -3.9 का निकालना है तो -3.9 जैसे आप प्लॉट करोगे आप देखोगे लेफ्ट साइड में आता है -4, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -4। उसी तरीके से अगर आपका जो इनपुट है वो इंटीजर है, मतलब मान लो 3 है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 3। अगर -4 है तो क्या होगा -4। अगर 0 है तो क्या होगा 0। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं। तो यू कैन से y इज इक्वल टू जिफ x वुड बी इक्वल टू n इफ x इज लाइंग बिटवीन n एंड n+1। n इंक्लूसिव है, n+1 एक्सक्लूसिव है। तो आप देख सकते हो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n एंड स्ट्रिक्टली लेस देन n+1। तो अगर या तो वो n के बराबर होगा या n और n+1 के बीच में होगा तो आउटपुट n बन जाएगा। तो विच इज गोइंग टू बी अ फ्लैट कर्व फॉर अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसा ये बनेगा। जब हम इसकी ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो हम 0 से 1 अगर मैं इनपुट लूं, 0 पे क्या आएगा 0 आएगा, और 0 से 1 तक 0.9 0.98 0.99 तक आउटपुट 0 आएगा, लेकिन 1 पे अचानक से आउटपुट जंप कर जाएगा 1 पे। तो आप कह सकते हो 0 से 1 तक की जो वैल्यू है आउटपुट दैट इज गोइंग टू बी 0। 1 पे आप देख सकते हो होल बना हुआ है क्योंकि 1 पे आप सीधे जंप करके ऊपर। 1 से 2 तक फिर से ये फ्लैट कर्व होगा, 2 पे ये जंप करके बन जाएगा, 2 पे 2,2 पे चला जाएगा, और 2 से 3 तक अगेन इट्स गोइंग टू बी अ फ्लैट कर्व, फिर 3 पॉइंट पे जंप कर जाएगा ऊपर, दैट इज 3,3। 3 से 4 तक फिर से वो 3 रहेगा और फिर वो जंप अप करेगा। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव -1 से 0 के बीच में जाऊं तो आउटपुट क्या आएगा -1, 0 पे जंप कर गया ऊपर, तो ये साइकिल इस तरीके से स्टेप अप बनता जाएगा। तो यू कैन से दिस जिफ फंक्शन y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। आप कह सकते हो दिस फंक्शन का डोमेन क्या है, आप कह सकते हो ऑल रियल वैल्यूज। रेंज क्या है, आप कह सकते हो ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। और आप एक और चीज इसके बारे में कह सकते हो कि ये इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x पे फंक्शन ब्रेक कर रहा है, सो यू कैन कॉल इट डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। इसका मतलब और अच्छे से समझेंगे जब हम फंक्शन और लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर कैलकुलस के कोर्स में पढ़ेंगे, बट फॉर अ टाइम बिंग बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन से यस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। यहां तक आपको आई एम श्योर बात समझ में आ रही है। बहुत ही सीधा सा और सरल सा फंक्शन है, देखने में काफी आसान लगता है, पर कुछ प्रॉपर्टीज इसके हैं, अगर वो हम मास्टर कर लेते हैं तो बहुत ही आसान बन जाता है, और उस प्रॉपर्टीज में अगर हम पीछे रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ जाती है इस चैप्टर में। तो आइए देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x वुड बी इक्वल टू x इफ x इज एन इंटीजर। इसको आप सिंपल ग्राफ से देख सकते हो इस प्रॉपर्टी को, कि ये जो लाइन है you can call this line as your y is equal to x line. So you can call this line as y is equal to x line. So you can definitely say y is equal to x और y is equal to जिफ x का point of intersection क्या है, तो you can call it 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, -1, -1,
-2 -2 एंड सो ऑन। तो आप कह सकते हो यस y इज इक्वल टू जिफ x, और y इज इक्वल टू x की इंटरसेक्शन कहां पे होती है? इंटीग्रल वैल्यूज पे होती है। तो आप कह सकते हो जिफ x वुड बी इक्वल टू x ओनली इफ x इज एन इंटीजर। इस बात का ध्यान में रखना है, द कंडीशन इज x हैज टू बी इंटीजर। आइए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कह रहा है x इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस कर्ली ब्रैकेट x। स्क्वायर ब्रैकेट x का मतलब तो आपको पता है, दैट इज द इंटीग्रल वैल्यू, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। और कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको पहले मैं कुछ एग्जाम्पल से समझा देता हूं। अगर मान लीजिए कोई नंबर है 8.23, तो आप इसको लिख सकते हो 8 प्लस 0.23। इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल, इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8.23, और इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 8.23। तो आप कह सकते हो कि किसी भी रियल नंबर को हम इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट में लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं 9.93, तो आप कह सकते हो द इंटीग्रल पार्ट इज 9 एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.93। वैसे ही अगर मैं कोई नंबर लूं 0.75, तो आप कह सकते हो 0 इज द इंटीजर एंड 0.7 इज द फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे ही आप नेगेटिव में जाएंगे तो चीजें थोड़ी सी बदलेगी। जैसे अगर मैं कहूं -2.3, तो बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं और यहां पे कुछ ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं -2 -0.3, विच इज अ रॉन्ग वे, क्योंकि -2 इज नॉट द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.3। तो -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होता है, और उसका फ्रैक्शनल पार्ट आप लिख सकते हो 0.7। तो आप कह सकते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, बट 1 से छोटा होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल ऑलवेज बी लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, 0 इज इंक्लूडेड। मतलब कोई x नंबर प्योरली इंटीजर है तो डेफिनेटली उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, और अगर वो नॉन इंटीग्रल है तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में वैरी करेगा, बट इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 1। इस इनइक्वालिटी को बहुत ध्यान में रखना होता है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आती है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें हम इसको यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपको दिख रहा है GIF of x plus a would be equal to GIF x plus a provided a is an integer। मतलब ये आपको ध्यान में रखना है कि a has to be an integer, then only this is true। तो अगर मैं x plus a नंबर है, इसको समझने की कोशिश करूं, x plus a, तो x को मैं लिख सकता हूं GIF x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस a। और मैं अगर इस नंबर की बात कहूं तो ये आपका इंटीजर है और ये भी आपका इंटीजर है। तो आप कह सकते हो GIF x प्लस a, दिस इज योर इंटीजर एंड दिस इज योर फ्रैक्शनल पार्ट, दिस इज योर फ्रैक्शनल पार्ट। तो आप कह सकते हो x प्लस a का जो इंटीग्रल पार्ट है, जो उसका GIF है, दैट इज GIF x प्लस a। हेंस यू कैन से GIF ऑफ x plus a is equal to GIF x plus a if a is an integer। ये आपको ध्यान में रखना होगा। This property is only true if a is an integer but x belongs to R। At the same time इसको आप ग्राफिकली भी समझ सकते हो। हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी समझेंगे कैलकुलस प्राइमर में आगे आगे, जब बेसिक ग्राफ्स खत्म हो जाएगा। एट द सेम टाइम आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी सीख रखी है। तो अगर x को x प्लस a से किसी इंटीजर से रिप्लेस करोगे तो आपका कर्व लेफ्ट हैंड साइड a यूनिट आ जाएगा, और आप देखोगे इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आउटपुट a यूनिट का जंप लेगा। सो यू कैन ऑल्सो से GIF ऑफ x प्लस a इक्वल्स GIF x प्लस a। राइट बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। आई एम श्योर यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप GIF के क्वेश्चन देखें, इस प्रॉपर्टी को ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। एक और प्रॉपर्टी देखिए क्या कह रहा है, GIF ऑफ माइनस एक्स वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ GIF x ओनली इफ x इज एन इंटीजर। ये सिंपल ऑब्जर्वेशन से आप देख सकते हो। y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे इसके सारे इंटीग्रल पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, और आपको पता है अगर fx इज इक्वल टू एक्स है
तो f ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस एक्स. सो यू नो दिस इज एन ऑड फंक्शन, और इसी ऑड फंक्शन पे इसके इंटीग्रल पॉइंट्स लाई करते हैं, तो यू कैन कंसिडर दैट दीज पॉइंट्स विल बिहेव एज ऑड पार्ट ऑफ फंक्शन, राइट. तो आप कह सकते हो यस, gif of minus x would be equal to minus of gif x only if x is an integer. ये सारे कांस्टेंट पे ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है. तो मतलब अगर मुझे माइनस जिफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर, तो देखिए क्या होगा. अगर मान लीजिए मैंने ये कोई नंबर ले लिया अल्फा विच इज लाइंग बिटवीन 1 and 2, तो आपको पता है ये पॉइंट क्या होगा, अल्फा कॉमा 1, राइट. और अगर मैं इसका नेगेटिव लूं तो डेफिनेटली वो लाई करेगा -1 और -2 के बीच में. तो आप कह सकते हो दिस इज गोइंग टू बी माइनस अल्फा, और माइनस अल्फा का आउटपुट आप देख सकते हो, तो ये बन जाएगा माइनस अल्फा कॉमा -2. व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन, योर ऑब्जर्वेशन इज कि 1 के बदले -1 नहीं आया, 1 के बदले -2 आ गया. लेट से बीटा लेते हैं जो 2 और 3 के बीच में है, तो आप कह सकते हो कि दिस पॉइंट इज बीटा कॉमा 2. तो माइनस बीटा क्या हो जाएगा, -2 और -3 के बीच में हो जाएगा, और उसका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, माइनस बीटा कॉमा -3. अगेन 2 को -2 होना था, लेकिन क्या बन गया, -3. सो यू कैन से दैट ओके, gif of minus x would be equal to minus of gif x with -1. एक और एक्स्ट्रा -1 ऐड हो जाएगा if x is not an integer. तो आप दो चीज ध्यान में रख सकते हो, आप ध्यान में रख सकते हो is equal to minus x if x belongs to integer, and if x not belongs to integer, then you can write minus gif -1. Okay, so this is the property you have to keep in mind. बार बार आपको इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपके फोटोग्राफिक मेमोरी में होनी चाहिए. नाउ दिस इनइक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पे कह रहा है जिफ ऑफ x प्लस वाई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जिफ ऑफ x प्लस जिफ ऑफ y. तो पहले ये जो राइट हैंड साइड है जिफ ऑफ x प्लस वाई, इसको एनालाइज करते हैं. अगर मैं नंबर x प्लस वाई को एनालाइज करूं, x प्लस वाई, तो मैं x प्लस वाई को लिख सकता हूं जिफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, और y को लिख सकता हूं जिफ y प्लस फ्रैक्शनल पार्ट y, राइट. आपको ये बात बड़े आराम से पता है. तो x प्लस वाई को मैं लिख सकता हूं जिफ x प्लस जिफ y प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y. नाउ माय क्वेश्चन इज, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 से कम होती है. उसी तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और 1 से स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होती है. तो अगर मैं इन दोनों की मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो वो 0 होगा, और मैक्स वैल्यू दैट वुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन 2, राइट. तो अगर मैं इस पूरे नंबर की बात करूं, इस पूरे नंबर की बात करूं, तो इसके इंटीग्रल पार्ट में क्या क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं. या तो आपका दिस गाय is greater than 0 but strictly less than 1. अगर ये केस होगा तो डेफिनेटली आप कह सकते हो gif of x plus y is equal to gif of x plus gif of y, क्योंकि आप देख रहे हो this is your integral part and this is your fractional part. लेकिन दूसरा केस जो आप ध्यान देना है आपको वो ये कि fractional part of x plus fractional part of y can be greater than 1 but will always be less than 2. क्योंकि आप अगर मान लो जिफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज मान लो 0.9999 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज आल्सो 0.9999, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा 1.99998, राइट. तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y विल ऑलवेज बी स्ट्रिक्टली लेस देन 2. तो आप कह सकते हो दो सिनारियो होगा, या तो ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है या 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है. और अगर 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है तो डेफिनेटली इसका 1 इसके इंटीग्रल पार्ट को कंट्रीब्यूट करके कुछ और फ्रैक्शनल पार्ट निकाल देगा. सो यू कैन से इफ दिस इज द केस देन जिफ ऑफ x प्लस वाई वुड बी जिफ ऑफ x प्लस जिफ ऑफ y प्लस 1. तो डेफिनेटली आई कैन से जिफ ऑफ x प्लस वाई वुड बी इक्वल टू जिफ ऑफ x प्लस जिफ ऑफ y और जिफ ऑफ x प्लस जिफ ऑफ y प्लस 1, जिसको मैं इन इक्वेशंस में लिख सकता हूं जिफ ऑफ x प्लस वाई वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जिफ ऑफ x प्लस जिफ ऑफ y. दिस इज द
इनइक्वालिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये प्रॉपर्टी भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके बच्चों, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखिए क्या है। जिफ एक्स बाई एन इज इक्वल टू जिफ ऑफ एक्स बाई एन। अगर मान लो x इंटीजर है, x इंटीजर है, तो आपको पता है जिफ ऑफ x और x बराबर हो जाता है, तो डेफिनेटली आई कैन से जिफ ऑफ x बाई एन वुड बी इक्वल टू x बाई एन। तो आप दोनों में जिफ लगाओगे तो सेम बात होगी। तो व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर it's okay, there is no problem, right? The problem arises when x is not the part of integer. x इंटीजर ना हो लेकिन जिफ ऑफ x तो इंटीजर होगा ही, जिफ ऑफ x तो इंटीजर होगा ही, और जिफ ऑफ x को आप n से डिवाइड कर रहे हो, तो अगर मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा डालूं तो n को अगर डिवाइजर लूं तो क्या बन सकता है, n q प्लस r। n आपका डिवाइजर है, q आपका कोशेंट है जो कि एक इंटीजर होगा, और r रिमाइंडर है। r क्या क्या हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको पता है r 0 से n तक कुछ भी नेचुरल कुछ भी होल नंबर ले सकता है। 0 1 2 से कहां तक जाएगा, ये n माइनस 1 से, ये n नहीं हो सकता, आपको ये बात पता है, राइट? तो मैं ये कह सकता हूं कि माई जिफ x इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, वेयर q इज एन इंटीजर बट एंड r इज अ होल नंबर बिटवीन 0 टू n माइनस 1। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम कह सकते हैं ओके, जिफ ऑफ एन क्यू प्लस आर, जिफ ऑफ एक्स को मैंने क्या लिख दिया, एन क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाई एन। तो अगर मैं इसको लिखूं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, क्यू प्लस आर बाई एन, क्यू प्लस आर बाई एन। क्यू आपको पता है ये आपका इंटीजर है, और आर बाई एन डेफिनेटली 1 से छोटा होगा क्योंकि आर एन से छोटा है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू क्यू, दिस विल बी इक्वल टू क्यू। तो यस आई कैन से द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्यू। नाउ व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड? अगर मैं राइट हैंड साइड को लिखूं तो मैं राइट हैंड साइड को लिख सकता हूं, x को मैं लिख सकता हूं दिस प्लस दिस बाई एन, राइट? ये मेरा राइट हैंड साइड है। अग्री करते हो सब लोग, है ना? कलर चेंज कर लेता हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एन क्यू प्लस आर, क्योंकि मुझे पता है दिस इज इक्वल टू दिस, और इसको लिख सकता हूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन n, और ये आ गया जिफ के साथ। अगेन मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, q प्लस आर बाई एन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई एन। गौर से देखिए, r की जो मैक्सिमम वैल्यू है, r की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, n माइनस 1। r की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो n माइनस 1, और फ्रैक्शनल पार्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 से हमेशा छोटी होगी। तो अगर ये n माइनस 1 है तो ये 1 बाई n होगा, तभी ये इंटीजर बन पाएगा, लेकिन ये 1 कभी नहीं हो रहा है। तो आई कैन से दिस विल रिमेन अ फ्रैक्शन ओनली, दिस विल रिमेन अ फ्रैक्शन ओनली, सो इट विल बिकम q। सो यस आई कैन से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। सो आप देख सकते हो, इसको जब भी इस तरीके की सिंबल हो, आप इसको प्रूफ करने के लिए दो तरीके ले सकते हो। एक तरीका है कि आपने केस 1 ब्रेक कर दिया कि यू आर कंसिडर्ड x बिलोंग्स टू इंटीजर, उसमें आपके पास कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो सीधे रिजल्ट बेस्ड हो गया। लेकिन अगर वो नॉन इंटीजर है तो आपको क्या करना है, सीधे आपको केस ब्रेक करना है कि ओके सिग्मा जिफ x कैन बी रिटन एज एन क्यू प्लस आर, where n is the divisor and q is the quotient and r is the remainder। r 0 से n minus 1 कुछ भी हो सकता है। जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड करोगे तो आप लिख सकते हो q plus r by n is definitely less than 1, so it becomes a fractional part and this becomes an integer, तो इसका निकल के आ जाता है q। सेम वे आप x को लिख सकते हो जिफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x बाई n, जिफ x क्या हो जाएगा एन क्यू प्लस आर फ्रैक्शनल पार्ट n। अब देखो क्या हो रहा है, ये q तो अलग हो गया है, इस पार्ट में ध्यान दो, r बाई n और फ्रैक्शनल पार्ट बाई n। अगर मैं दोनों को मैक्सिमाइज भी कर दूं तो r की मैक्सिमम वैल्यू है n माइनस 1, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 कभी रीच नहीं करेगी। अगर 1 रीच करेगी तो ये 1 बनेगा, लेकिन वो 1 से हमेशा छोटा रहेगा, तो इट विल ऑलवेज बी अ फ्रैक्शन, सो आई कैन से q, राइट? तो इस चीज को ध्यान में आपको रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एक और इनइक्वालिटी है आपको ध्यान में रखना है,
जैसे मान लीजिए कोई आपका फंक्शन है एफ एक्स और आपने इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई। आपने कहा कि कोई इंटीजर आई है और आपका फंक्शन जो है उसका जिफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू आई, तो आप कह सकते हो एफ एक्स वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आई। इट्स अ कॉमन सेंस, राइट? लेकिन दूसरी चीज पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपने कहा इफ एफ एक्स का जिफ इज लेस देन इक्वल टू आई, इफ लेस देन इक्वल टू आई, तो एफ एक्स वुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन आई प्लस वन। ये ध्यान में रखना है क्योंकि आई से बड़ा हो सकता है तभी आपका जिफ आई से छोटा हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि एफ एक्स वुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन आई प्लस वन। आई एम श्योर ये बात आपको समझ में आ गई है। नहीं समझ में आई है तो यू कैन राइट इट इन द chat section or the comment section, will respond there. Okay, तो आप देख सकते हो if gif of fx is greater than or equal to I, then fx would definitely be greater than or equal to I. But if gif of fx is less than or equal to I, तो fx का जो upper bound होगा वो I plus 1 से छोटा होगा, क्योंकि अगर आपकी कोई इंटीजर, किसी फंक्शन की इंटीजर वैल्यू लेस देन 7 है तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है वो 7.9999 तक भी जा सकती है, क्योंकि उसका ही ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 होता है, राइट? दैट इज व्हाई दिस इनइक्वालिटी आई हैव डिस्कस्ड. Now the second part of the function which we are going to discuss, that is fractional part of x. We have already discussed about it कि आप किसी भी नंबर को x को कैसे लिख सकते हो. So definitely fractional part of x is basically what you can call it. It is basically x minus the integral part. तो मतलब किसी भी रियल नंबर से उसका इंटीग्रल पार्ट अगर रिमूव कर दिया जाए तो आपके फ्रैक्शनल पार्ट आता है. और आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां लाई करता है? 0 से 1 पे लाई करता है. तो आइए इसका ग्राफ देखते हैं कैसा बनेगा. तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विच इज इक्वल टू x माइनस जिफ x. और अगर आप y इज इक्वल टू जिफ x पहले देख लेते हैं, आपको पता है दिस इज y इज इक्वल टू जिफ x. अगर आप 0 से 1 के बीच में आएंगे तो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x लाइन और यहां से 0, तो डेफिनेटली दिस बिकम्स द पार्ट ऑफ योर ये. एट द सेम टाइम यहां पे होल हो जाएगा y, क्योंकि आपको पता है कि जब आपका नंबर 1 हो जाएगा तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, तो आप कह सकते हो ये यहां होगा. एट द सेम टाइम ये जो लाइन है इसमें भी आप देख सकते हो बिल्कुल फ्रैक्शनल पार्ट सेम वे में बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा. अगेन ये हो जाएगा और ये ड्रॉप हो जाएगा, राइट? अगेन आप देखोगे यहाँ पे डार्क हो जाएगा और ये होल बन जाएगा. फिर आप जाओगे नीचे, फिर ऐसे आप देखोगे, यू कैन सी कि ये नहीं है. जस्ट अ सेक, आप कह सकते हो द ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक दिस. ये पार्ट नहीं है तो आप कह सकते हो यहाँ से उठेगा और यहाँ पे फिर से होल बन जाएगा और ये. सो द ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक दिस. तो आप देख सकते हो 0 से 1 तक ये पहुंचेगा, 1 पे 0 वापस ड्रॉप हो जाएगा, 2 से फिर वापस जाएगा 0.1 0.2 0.99 फिर ड्रॉप हो जाएगा, और ये ग्राफ एक साइकिल में रिपीट करेगा. तो आप कह सकते हो दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन. जिस तरीके से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पीरियोडिक देखा था, सेम वे दिस इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन बिकॉज इट इज रिपीटिंग आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, आफ्टर अ सर्टेन लेंथ ऑफ एक्स. आपसे पूछा जाए इसका फंडामेंटल पीरियड, तो आप कह सकते हो हर इंटीग्रल वैल्यूज के बाद रिपीट हो रही है, तो आप कह सकते हो द पीरियड इज 1. द पीरियड इज 1. हर एक यूनिट के बाद पीरियड रिपीट कर रहा है. जैसे अगर ये अल्फा है तो ये अगर अल्फा है तो ये अल्फा प्लस 1 है, ये अल्फा प्लस 2 है, राइट? तो आप कह सकते हो यस दिस फंक्शन इज periodic with the periodicity 1. At the same time आपसे पूछा जा सकता है इसका डोमेन, तो आप कहोगे सर डोमेन x belongs to R. आपसे पूछा जाएगा रेंज, तो आप बोलोगे सर रेंज इज 0 to 1. इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन, सो आप कहोगे पीरियड इज 1, राइट? अगर इसका इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो आप कहोगे y इज इक्वल टू एक्स. इसका इक्वेशन लिखना है तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1. इसका इक्वेशन लिखना है तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2. इसका इक्वेशन आप लिखोगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5. सेम वे आप यहाँ पे आओगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1,
y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो आप देख सकते हो सब 45 डिग्री बना रहे हो और पीरियड 1 1 पे रिपीट कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा एक और फंक्शन होता है, आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा जिसे फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। उसी तरीके से एक होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन जिसे हम सीलिंग कहते हैं। जैसा एट द सेम टाइम आप देख रहे होगे कि अभी हम लोग लेफ्ट साइड में जो इंटीजर देख रहे थे, आप राइट साइड में इंटीजर देखोगे तो दैट विल बिकम अ लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आई एम श्योर आपको लिए वो अब ड्रॉ करना आसान है, तो दैट इज योर असाइनमेंट। प्लीज ट्राई टू ड्रॉ the graph of least integer function, and in the next video we'll meet with the next video of calculus primer. Okay bachcho, all the best, bye bye, take care.